तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक कल था उससे हम आगे करेंगे। तो ये एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिजिटल इंडिया। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। मींस अम्ब्रेला प्रोग्राम वो होता है जिसके अंडर में और दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो अफ्रीका के अंदर जो अपथाई की पॉलिसी के अगेंस्ट में, मीन्स रंगभेद की नीति के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उस पॉलिसी में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम कर रहा था उस स्ट्रगल में, और वो ऑर्गेनाइजेशन था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। मीन्स उसकी लीडरशिप में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन था कौन सा, जो आपके ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो स्टूडेंट्स डिजिटल इंडिया भी एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके अंडर में बहुत से और भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखे हैं। टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स इंडिया को नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करना, इस प्रोग्राम का, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मेन मकसद है। मीन्स जो भी इंडिया से नॉलेज, मीन्स आपके जो भी नॉलेज जाएगी, मीन्स आपके जो भी इंफॉर्मेशन इंडिया से ट्रांसफॉर्म होगी या जाएगी, तो वो नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रिलीज। देखिए जो आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसका मेन फोकस क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो मेन फोकस है आपके, वो है कि इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रिलीज, कि वो है ना आपके ट्रांसफॉर्मेटिव हो, मीन्स नॉलेज को रिलीज करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला होना चाहिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और ये इसमें 2 या 3 चीज़ें मिल करके एक चीज़ बनाएंगी। कैसे? जैसे इसमें IT का मीनिंग होता है इंडियन टैलेंट, और दूसरी IT का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दोनों से मिल करके क्या बनेगा, इंडिया टुमारो, कि जो कल का भारत है वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी से बनेगा। तो ये मेन मकसद है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज, कि टेक्नोलॉजी है जो आपकी, वो है ना सेंट्रल होनी चाहिए कोई भी चेंज करने में। एनेबल होता है किसी चीज़ को, मीन्स कोई भी यदि हम चेंज करते हैं, एनेबल होते हैं किसी चेंज को करने में, हम योग्य होते हैं, कोई परिवर्तन हम करने में सक्षम होते हैं, तो उस परिवर्तन के, उस चेंज के सेंटर के अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मीन्स जो भी हमारे कंट्री में चेंजेज हो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। इंडिया में स्टूडेंट्स एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। टेलीकॉम नेटवर्क में ही आते हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ्स, ये सभी के सभी टेलीकॉम नेटवर्क में आते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम, इंडिया के पास में एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेज, अर्बन प्लेसेज को छोड़ करके, जो सिटी वाली जगह हैं, अर्बन जगह हैं आपके, उनको छोड़ करके मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेज, हमारे कंट्री के जो 2/3 विलेजेज हैं ना, वो कवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी STD के थ्रू। मीन्स सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते हैं इसको, जहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटी, STD टेलीफोन फैसिलिटी क्या होती है आपको पता है कि आप, अब तो ये बहुत ही कम हो गए हैं क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया है, लेकिन यदि हम देखें तो जो दूरस्थ इलाके हैं कंट्री के, या पहले जो दूरस्थ इलाके थे 4-5 साल पहले, वहाँ पे STD की फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ज़रूरी था। और STD के अंदर आप मीन्स एक रेट से पूरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी कॉल्स कर सकते थे। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. देखिए इंफॉर्मेशन के फ्लो को मजबूत करने के लिए, मीन्स इंफॉर्मेशन रुकनी नहीं चाहिए,
इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो होता रहना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इस चीज़ को मजबूत करने के लिए, इंफॉर्मेशन के फ्लो को मजबूत करने के लिए कि ग्रास रूट से, नीचे से लेकर के और हायर लेवल तक, ऊपर तक इंफॉर्मेशन जाए, तो इस चीज़ को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटी दे रखी है कंट्री के हर विलेज को। और 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए प्रोविजन भी बना रखे हैं, मीन्स कुछ आपके प्रावधान या नियम भी बना रखे हैं। देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी। हमारी कंट्री के अंदर एसटीडी फैसिलिटीज़ की पूरी कंट्री के अंदर एक जैसी रेट है, मीन्स ना कहीं पे ज़्यादा ना कहीं पे कम। मीन्स जो खर्च आता है, जो पैसा लगता है एसटीडी के थ्रू कॉल करने में, वो पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। उसके बाद में इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारी कंट्री के अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है या हर विलेजेस के अंदर जो एसटीडी की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो चीज़ है ना दूसरी चीज़ों के साथ भी इंटीग्रेट है, मीन जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ें भी उसमें उसके डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वो चीज़ें हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे हम जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी ने भी इंफॉर्मेशन के फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जब तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर उससे है ना आपके जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो जल्दी होने लग जाता है। अभी हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में। मीन्स लोगों के अंदर मतलब सरकार के जितने भी प्रोग्राम हैं या सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम और लोगों का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने का काम कौन सी चीज़ करती है? वो करती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? मास कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और फिल्म्स, ये चीज़ें सारी मास कम्युनिकेशन में आती हैं। मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का एक ऐसा जरिया होता है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू नहीं भेज सकते, हालांकि मोबाइल फ़ोन के थ्रू भेज सकते हैं हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। लेकिन यदि कुछ टाइम पहले भी जो काफ़ी अच्छे सोर्स थे मास कम्युनिकेशन के, वो थे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और फिल्म्स। अभी हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की। ऑल इंडिया रेडियो स्टूडेंट्स 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी भी हम बोलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है, प्रचार प्रसार करता है अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स का। और वो जो प्रोग्राम्स है ना आपके नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस के अंदर दिखाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल को। मीन्स आकाशवाणी है जो ऑल इंडिया रेडियो है, वो अनेक प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है, उनका प्रचार करता है। नेशनल प्रोग्राम भी हैं, वो रीजनल भी हैं, एक विशेष क्षेत्र के, जैसे हरियाणा एक रीजन है, उसके प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं। और अलग अलग रीजन जितने भी कंट्री के अंदर हैं, उन सभी के प्रोग्राम आकाशवाणी पे, मीन ऑल इंडिया रेडियो पे दिखाए जाते हैं। लोकल लैंग्वेजेज हैं जितनी, उनके प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं। जैसे हमारी हरियाणवी एक लोकल लैंग्वेजेज है, इसके लिए भी जो हमारी आकाशवाणी है या दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, उसने प्रोग्राम बना रखे हैं। जैसे हमारा आकाशवाणी रोहतक है, आकाशवाणी हिसार है, तो उसमें देसी लैंग्वेज है जो हमारी हरियाणवी है, उसके अंदर भी मीन्स अनेक प्रकार के लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। और हर प्रकार की लैंग्वेजेस को, हर प्रकार की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यही सरकार का एजेंडा है कि हर प्रकार की लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें आकाशवाणी जो कि ऑल इंडिया रेडियो है, वो काफ़ी बड़ी हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं कई बार रेडियो के ऊपर रागनी आती हैं, हमारी जो हरियाणवी रागनियाँ होती हैं, वो हमारी फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग हैं हमारे वो। तो कहते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर या किसी भी क्षेत्र की कल्चर मर जाती है तो क्षेत्र मर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणवी के अंदर भी बहुत प्रोग्राम आते हैं और हरियाणवी के अंदर आजकल न्यूज़ भी आने लग गई हैं।
तो एक अलग कल्चर है हमारी भी। तो स्टूडेंट्स आगे स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये आकाशवाणी फैला हुआ है। अभी हम बात करते हैं दूरदर्शन की। दूरदर्शन हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल है, नेशनल टीवी चैनल है। दूरदर्शन की शुरुआत स्टूडेंट्स 1959 में हुई थी। और दूरदर्शन देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है, और ये भी एक मास कम्युनिकेशन का जरिया है। तो नेशनल चैनल है दूरदर्शन इंडिया का, और लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड का। मींस टेरेस्ट्रियल क्या होता है, अक्षेत्रीय, मींस वर्ल्ड का एक विशेष क्षेत्र का है ना सबसे बड़ा यदि कोई दूरदर्शन सबसे बड़ा कोई यदि चैनल है तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है तो वो है हमारा आकाशवाणी, आकाशवाणी नहीं सॉरी दूरदर्शन। दूरदर्शन भी अनेक प्रकार के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है, अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स को प्रसारित करता है। वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी हमारा नेशनल रेडियो चैनल है जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, और जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन हमारा नेशनल टीवी चैनल है। तो दोनों के दोनों हमारी कंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो करने में और डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी है ना मास कम्युनिकेशन के हम अगले पार्ट्स भी कर रहे हैं, और मास कम्युनिकेशन का जो अगला पार्ट है वो आता है न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपको पता है, जो समाचार पत्र हैं उनको न्यूज़पेपर कहेंगे, और पीरियोडिकल्स होती हैं मैगजीन, जो कि कुछ पीरियड के बाद आती हैं मैगजीन। जैसे हर मंथ में एक मैगजीन आती है, बहुत सी मैगजीन जैसे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में भी आती हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, उसके साथ साथ में पीडी की मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण है, कुरुक्षेत्र मैगजीन है। तो साइंस की मैगजीन भी हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग मैगजीन्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। तो जो न्यूज़पेपर और मीन्स जो आपके पीरियोडिकल्स हैं, मीन्स मैगजीन्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं अपनी पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स अपने अपने पीरियड के अकॉर्डिंग। ये लगा लो कि कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो मंथली भी आते हैं, कुछ वीकली भी आते हैं, और कुछ न्यूज़पेपर डेली भी आते हैं। उसी तरीके से कुछ मैगजीन ऐसी होती हैं जो एवरी वीक आती हैं, और कुछ मैगजीन ऐसी होती हैं जो 15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद में आती हैं। न्यूज़पेपर देखिए हमारी कंट्री में लगभग 100 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। 100 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स क्या होती हैं, बोलियां, जैसे हमारी हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है वो डायलेक्ट है। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर है ना सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हिंदी में छपते हैं, उसके बाद इंग्लिश में और फिर उर्दू में। ध्यान रखेंगे किस लैंग्वेज में आपके कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, सबसे ज़्यादा किस में, दूसरे नंबर पे कौन सी लैंग्वेज है जिसमें न्यूज़पेपर छपते हैं, और तीसरे नंबर पे कौन सी लैंग्वेज है। इंडिया के अंदर है ना आपके जो फीचर फिल्म है वो भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनती हैं, शॉर्ट फिल्म भी इंडिया के अंदर बनती हैं, वीडियो फीचर फिल्म भी बनती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी होती हैं बच्चों फिल्म्स की, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। इंडिया में जो आपके वीडियो शॉर्ट फिल्म भी बनती हैं आपके, तो वीडियो फिल्म्स की कई कैटेगरी होती हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका कौन कौन सी होती हैं। तो फिल्म होती हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इंडियन और फॉरेन फिल्म्स जो सर्टिफाई होती हैं, मीन्स उन फिल्म्स को जो सर्टिफिकेट मिलता है, उन फिल्म्स को सर्टिफिकेट देने वाला एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास फिल्म को सेंसर करने की अथॉरिटी है, वो है आपके CBFC। मीन्स कोई भी यदि फॉरेन मूवी या कोई भी इंडियन मूवी इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट होगी, या इंडिया के सिनेमा हॉल्स के अंदर उस मूवी को या फिल्म को रिलीज किया जाएगा, तो उसको है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से क्या लेना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन आती है, ट्रेड क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज। मीन्स जो गुड्स का एक्सचेंज होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में और कंट्रीज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड कहाँ पे होता है, या मतलब ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स का, किसके बीच में, पीपल, स्टेट और कंट्री के बीच में। तो ये गुड्स का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ये होता है मार्केट के अंदर। तो ट्रेड कहाँ पे हो गया, मार्केट में। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। टू कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कई आपके
ट्रांसपोर्ट के मोड के थ्रू हो सकता है, और वो ट्रांसपोर्ट के मोड सी, एयर और लैंड भी हो सकते हैं। तो समुद्र के थ्रू भी, एयर के थ्रू भी और लैंड के थ्रू भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। अभी इंटरनेशनल ट्रेड के बाद में ट्रेड का जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स, वो है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड कहाँ पे होता है? लोकल ट्रेड सिटीज, टाउन्स और विलेजेस के बीच में होता है और स्टेट्स के बीच में होता है। 2 या मोर सिटीज के बीच में, 2 या मोर स्टेट्स के बीच में, 2 या मोर टाउन्स के बीच में, 2 या मोर विलेजेस के बीच में, या 2 या मोर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है ना, कंट्रीज के बीच में नहीं बोलेंगे, सॉरी, कंट्रीज के बीच में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक से बता गया। तो लोकल ट्रेड है ना 2 और मोर सिटीज के बीच में, टाउन्स के बीच में, विलेजेस के बीच में और स्टेट के बीच में होगा। मीन्स जो हमारी कंट्री के इंटरनल पार्ट में ही ट्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम लोकल ट्रेड। और 2 कंट्रीज के बीच में जो होता है उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी एडवांसमेंट होगी, मीन्स आपके इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी प्रगति या प्रोग्रेस होगी, तो वो कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स क्या होता है? सूचक या संकेत। मीन्स जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड जितना एडवांस होगा, मीन्स जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही होगा। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर माना जाता है उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर का भी आप साइंस में देखें क्या किस काम आता है बैरोमीटर का, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे इस पे भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, आपको पता है कि रिसोर्स स्पेस बाउंड है, जितने भी संसाधन हैं वो एक किसी स्पेस का मीनिंग हो गया यहाँ पे जगह या क्षेत्र, रीजन बाउंड भी कर देंगे हम। तो हर जगह पे हर चीज़ नहीं है, किसी पे कहीं पे कोई रिसोर्सेज बाउंड है, कहीं पे कोई रिसोर्सेज बाउंड है। मीन्स कहीं पे कोई संसाधन सीमित है, कहीं पे कोई है, किसी कंट्री में कोई संसाधन, सभी में सभी रिसोर्स नहीं है। अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं। नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि रिसोर्स स्पेस बाउंड है। हर कंट्री को दूसरी कंट्री से किसी ना किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो है ना अपने दम के ऊपर अकेले अपना काम नहीं चला सकती। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना वो ट्रेड के कंपोनेंट होते हैं, इसके तब होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ट्रेड के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अभी है ना ट्रेड का बैलेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रेड का बैलेंस है ना आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी यहाँ पे 2 तरह के ट्रेड बैलेंस आएंगे, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस और दूसरा हो गया आपके फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। तो सबसे पहले हम करते हैं फेवरेबल ट्रेड बैलेंस क्या होता है। जब है ना एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और आपकी इंपोर्ट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। मीन्स एक्सपोर्ट क्या हो गया? निर्यात, कंट्री से बाहर माल ज़्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो है ना वो क्या हो गया? फेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो गया। ऑन कंट्रेरी, इसके विपरीत, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अपोजिट। तो यदि है ना इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो जाए, तो उसको बोलेंगे अनफेवरेबल। मीन्स जैसे चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड होता है या किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के साथ में हमारा ट्रेड होता है, तो वो आपके क्या है? अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस है। अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब है ना इंपोर्ट तो ज़्यादा होता है, कंट्री के अंदर कोई चीज़ आ तो ज़्यादा रही है लेकिन जा कम रही है, उसको क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। इंडिया के है ना ट्रेड रिलेशंस लगभग है ना वर्ल्ड के हर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ है। जो वर्ल्ड का हर बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक या क्षेत्र है उसके साथ में इंडिया के रिलेशन है। मीन्स वर्ल्ड के हर पार्ट के साथ में इंडिया के, और सभी जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन है ना वर्ल्ड के, जितनी भी कंट्री लगा लो, ज्योग्राफी होती है हमारे इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का एरिया कितना है, तो ये इंडिया की ज्योग्राफी में आता है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो वर्ल्ड के हर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ, मीन्स वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग क्षेत्र है ना, व्यापारिक क्षेत्र हैं, वहाँ इंडिया का ट्रेड होता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड की हर कंट्री, हर ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल रीजन के साथ, एरिया के साथ में हमारा ट्रेड होता है। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन कौन सी चीजें कमोडिटी होती हैं, वस्तुएं या चीजें, गुड्स, कौन कौन सी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं, मीन जाती हैं दूसरे देशों में? जेम्स, हीरे जवाहरात बोल देंगे जेम्स को, ज्वेलरी जो आपके
क्या नाम है, इसको बोलेंगे ज्वेलरी को आभूषण, केमिकल और आपके रिलेटेड प्रोडक्ट, मीन हमारी कंट्री से अनेक टाइप के केमिकल भी दूसरी कंट्री में जाते हैं और उन केमिकल्स से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के जो एलिड प्रोडक्ट हैं, मीन्स आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं। तो हमने देख लिया कि इंडिया से एक्सपोर्ट क्या क्या होता है। अभी हम देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी कमोडिटीज इंपोर्ट होती हैं, मीन्स कौन कौन सी वस्तु इंडिया के अंदर आती हैं दूसरी कंट्रीज से। तो हमारी कंट्री के अंदर जो इंपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, मीन्स पेट्रोलियम क्रूड क्या हो गया, मीन्स जो कच्चा तेल है ना, पेट्रोलियम होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम से फिर आगे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट होते हैं। और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके जो होते हैं जैसे डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, और जब पेट्रोलियम का बाद में जो कोई ना कोई बचा कुचा पदार्थ है उससे भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कॉस्मेटिक चीज़ें बनती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन है। जैसे हम एक वो करते हैं यूज़, ये क्या नाम है, वैसलीन यूज करते हैं हम सर्दियों के अंदर, उसके ऊपर लिखा होता है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो उसके अंदर जेल होता है एक टाइप का। तो बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं पेट्रोलियम से, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है। जेम्स और ज्वेलरी हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी हम करते हैं। उसके साथ साथ में केमिकल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल हमारी कंट्री के अंदर है तो वो हम दूसरे देशों को दे देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज के अंदर केमिकल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, तो वो केमिकल है ना स्टूडेंट्स, हम क्या कर लेते हैं, उन केमिकल्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। बेस मेटल्स भी हैं, मीन्स आपके जो दूसरे दूसरी मेटल्स को या दूसरे इंडस्ट्री को या किसी भी चीज़ को जो बेस देती हैं वो बेस मेटल बोलेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, मशीनरी भी आती है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी आते हैं, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर नहीं होते तो वो है ना हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। उसके साथ साथ में इंडिया है ना एक सॉफ्टवेयर जियांट के रूप में भी उभर रहा है। जियांट क्या होता है, आपके बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर हब के रूप में उभर रहा है वर्ल्ड के सिनेरियो में, यदि हम देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इंडिया है ना अपने मीन्स आपके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, विदेशी मुद्रा इंडिया अर्न करता है, किसके थ्रू, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों के अंदर, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। जैसे मैं बात करता हूँ बेंगलुरु के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काफ़ी बहुत ही बड़ा वहाँ पे नेटवर्क है, और बेंगलुरु तो हब बन गया है, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी बन गया है। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना आपके पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज का अर्न करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है बच्चों, विदेशी मुद्रा होती है। तो उसके बाद में है ना हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो टूरिज्म भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, क्योंकि बाहर से बहुत से टूरिस्ट आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, और उससे हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है। तो टूरिज्म के अंदर भी बहुत बड़े रोजगार हम पैदा कर सकते हैं यदि हमारी कंट्री में यदि हम साफ सफाई रखें, या और भी है ना मतलब कि कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क करें टूरिज्म के क्षेत्र में, तो हमारी कंट्री के अंदर टूरिज्म भी है ना लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। वर्ल्ड के एग्जांपल हम देखें, जैसे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर जिनकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म के बेस पे आता है। मीन्स वो कंट्रीज के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उन कंट्रीज के अंदर जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पे उन्होंने टूरिज्म की फैसिलिटी इस तरीके से डेवलप कर रखी है कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो टूरिज्म आपके इंडिया में सब्सटेंशियली काफ़ी हद तक ग्रो हो रहा है लास्ट 3 डेकेड्स से। डेकेड्स क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 सालों का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं डेकेड। तो पिछले 30 सालों से हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी हद तक सब्सटेंशियली टूरिज्म डेवलप हो रहा है। और हमारी कंट्री के अंदर है ना, हमारी कंट्री में 15 मिलियन लगभग है ना, मैंने कहा था ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है। तो 1 करोड़ 50 लाख हो गया, 15 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्ट है ना 15 मिलियन लोगों को क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। इतने लोग इंगेज हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है कुछ लोगों को। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। उसके साथ साथ में है ना आपके लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर है ना अलग अलग कारीगर बहुत है। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है बच्चों, जो
हाथ के कारीगर होते हैं ना, जो हाथ से क्राफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कारीगरी करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, मीन्स जिनके पास में अलग अलग कलाएं हैं, मतलब हाथ का बहुत ही अच्छा काम जानते हैं। तो जब विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो हमारी कंट्री के जो आपके हैंडकरचीफ्स हैं, या मतलब कि हाथ से जो काम करने वाले लोग अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको वो विदेशी लोग लेके जाते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पता हो तो वहाँ पे एक आदमी है ना, फेरी वाले भी मिल जाएंगे, जहाँ पे भी आप टूरिज्म के बेस पे जाएंगे तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीके की मूर्तियां भी हो सकती है कोई, तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो हैंडीक्राफ्ट को भी ये सपोर्ट करता है, मीन्स जो हमारे मीन्स आपके कारीगर हैं, उनके हाथ के बनाए हुए सामान को भी विदेशी लोग लेके जाते हैं, और उनको पता लगता है कि हमारी कल्चर कितनी रिच है और हमारे लोगों के अंदर भी क्रिएटिविटी है, या उनके अंदर भी वो भी इनोवेशन कर सकते हैं छोटे लेवल पे। और कल्चरल परस्यूट्स भी, मीन्स आपके हमारी जो कंट्री की जो कल्चर है ना, उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है इससे, टूरिज्म से, क्योंकि लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं टूरिस्ट के बेस पे, और उनको हमारी कल्चर का पता लगता है कि हमारी कल्चर कितनी रिच है, हमारी कंट्री के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने तरह के फूड हैं, किस तरीके से हम क्लॉथ्स पहनते हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। आपका क्लॉथ, आपका फूड, ये सारी की सारी चीज़ें, आपकी बोली, आपकी भाषा, तो हमारी कल्चर का भी पता लगता है। और फिर है ना, जब वो हमारी कल्चर के बारे में दूसरी कंट्रीज में बताते हैं, जाकर के अपनी कंट्री में बताते हैं, तो और टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज। ये देखो कि टूरिज्म क्या करता है, हमारी कल्चर और हेरिटेज के बारे में, मीन्स जो हमारी प्राचीन विरासत है, जैसे हमारा ताजमहल है, तो हमारी प्राचीन विरासत और हमारी कल्चर के बारे में वर्ल्ड की इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है क्या, टूरिज्म। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कल्चर के बारे में लोगों को पता लगता है और फिर वो टूरिस्ट के तौर पे आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट करते हैं किस लिए, हेरिटेज टूरिज्म के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही ओल्ड हेरिटेज बहुत है, विरासत बहुत है इंडिया के अंदर, कोई भी चीज़ पुरानी है ना वो सारी हेरिटेज के अंदर आ जाती है। तो हेरिटेज टूरिज्म के लिए यहाँ पे लाते हैं। इको टूरिज्म के लिए आपको पता है इको क्या होता है, इकोलॉजी होती है, तो इस तरीके से भी जैसे सुंदरबन डेल्टा है वो इकोलॉजी का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट कह लो, इकोलॉजी कह लो, एक ही बात है। तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी हमारी कंट्री में आते हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपर गेम खेलते हैं जो लोग, मीन्स माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो एडवेंचर में आ गया सारा का सारा। तो इसके लिए भी, इस बेस पे भी हमारी कंट्री के अंदर टूरिस्ट आते हैं। कल्चरल टूरिज्म, कुछ लोग हमारी कल्चर पर रिसर्च करने के लिए भी कंट्री में आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, बहुत से लोग है ना हमारी कंट्री में इलाज कराने के लिए भी आते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मेडिकल टूरिज्म। बिजनेस के पर्पज से भी हमारी कंट्री में टूरिस्ट आते हैं। तो देर इज ए वास्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट टूरिज्म ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के हर पार्ट में टूरिज्म को डेवलप करने का पोटेंशियल है, मीन्स उसके अंदर संभावनाएं हैं, योग्यताएं हैं। हमारी कंट्री का एक पार्ट भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कंट्री के हर पार्ट के अंदर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की संभावनाएं हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट किए जा रहे हैं टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, अलग अलग टाइप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। क्योंकि ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर की इंडस्ट्री है, आगे आने वाली इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपका ये लेसन खत्म होता है स्टूडेंट्स।